नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम UGC नेट इतिहास विषय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तरों की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने जुलाई 2016 के प्रथम 25 प्रश्नों का पिछले वीडियो में पोस्टमार्टम किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ के अंतिम 25 प्रश्न यानी मध्यकालीन व आधुनिक भारत के इतिहास के शानदार 25 प्रश्नों का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास की वीडियो एकदम आसान से आसान भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और कूट की मदद से सही उत्तर की पहचान करें। तो इसमें आमिल, बक्काल, पाही और कुलकर्णी दिया है। इसके आगे विकल्प है अनिवासी खेतिहर, अनावासी और फिर ग्रामीण लेखाकार, राजस्व संग्राहक और व्यापारी। तो आपको बताइए जो आमिल जो था, ये आमिल बड़ा प्रसिद्ध है। आमिल था राजस्व संग्राहक, मतलब टैक्स कलेक्ट करता, टैक्स कलेक्टर। और ये बक्काल जो था ये व्यापारी था। और ये पाही जो होते थे ये अनिवासी खेतिहर होते थे। और कुलकर्णी होता था वो ग्रामीण लेखाकार होता था। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प 2 सही जवाब होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें तो ऐसा ही प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो ये जो पहला विकल्प है हमारा मलिक उत तुजार, ये मलिक उत तुजार जो होता था वो व्यापारियों का मुखिया होता था। क्या होता था? व्यापारियों का मुखिया। और फिर बिस्वा जो होता था ये ज़मीन के पैमाश की, मतलब कि ज़मीन के पैमाइश की एक छोटी सी इकाई होती थी। और ये कुशक, कुशक मतलब एक रिहायशी इलाका। कुशक जो होता था ये मतलब कि एक रिहायशी किला होता था। और ये जो हमारा अंतिम विकल्प है मावास, मावास मतलब होता था एक किलेबंद गांव। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प इसका 3 नंबर सही है, 4, 3 और फिर 1 और 2। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि निम्न मकबरों को उनको कालानुक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए, मतलब कालक्रम के अनुसार से, किस काल में कौन सबसे पहले बना, फिर उसके बाद मतलब बढ़ते क्रम में। तो यहाँ दिया हुआ है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, आसफ खान का मकबरा, अतगा खान, अकबर का मकबरा। तो आपको बताओ इसमें से जो सबसे पहले जो बना है ये अतगा खां का मकबरा बना है। अतगा खां का मकबरा ये है दिल्ली में। आपको इसके बारे में बताओ कि अतगा खां की जब मौत हो गई तो उससे दुखी होकर अकबर ने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के ठीक बगल में एक मकबरे का निर्माण का आदेश दिया। अतगा खान के बेटे मिर्ज़ा अजीज़ कोका द्वारा यह 1566-67 ईस्वी में पूरा हुआ। कब हुआ पूरा? 1566-67 ईस्वी में ये पूरा हुआ। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के करीब लाल बलुआ पत्थर व उत्तम संगमरमर से बना यह शानदार मकबरा है। क्लियर? अब फिर इसके बाद जो बना ये अतगा खां के मकबरे के बाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा होगा। यह फतेहपुर सिकरी में है। पहले मतलब 1 में ये और 2 में ये होगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यूपी के आगरा ज़िले में स्थित फतेहपुर सिकरी में स्थित है। वह अकबर के समकालीन थे। इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। किसके आशीर्वाद से? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। और इनका मकबरे के बनने का काल है 1580 से 81, यानी कि 1580-81। और फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आएंगे ये हमारे जलालुद्दीन अकबर साहब आएंगे। ये तीसरे नंबर पर है जलालुद्दीन अकबर साहब।
ये अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ये आगरा से 4 किलोमीटर दूरी पर है। निर्माण स्वयं अकबर ने आरंभ करवाया। बीच में मर गया तो पूरा किसने कराया? जाहिर सी बात है पुत्र पूरा कराएंगे, पिताजी मरने बाद तो जहांगीर ने पूरा कराया। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध व जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। ये आरंभ हुआ था अकबर का मकबरा बनने का 1605 ईस्वी में। और आपको बताओ कि ये जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ थी, इससे परेशान होकर जाट ने अकबर के मकबरे को नुकसान पहुंचाया था। राजा राम ने कब्र खुदवाकर हड्डियाँ जला दी थी। तो ये इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और चौथा जो सबसे अंत में आएंगे, ये आएंगे आपको आसफ़ खां का मकबरा। आसफ़ खां का मकबरा लाहौर में है, ये सबसे अंत में आएगा चौथा नंबर पर। आसफ़ खान, ये आसफ़ खान जो थे ये शाहजहाँ द्वारा लाहौर में दिलकुशा बाग परिसर में जहांगीर के मकबरे के सामने आसिफ खान का मकबरा बनाया गया। 4 साल लगे थे निर्माण में और 30 लाख खर्च हुए थे। 1645 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ था। मतलब ये जो आसफ़ खान का मकबरा है इसका काल है 1645। ठीक, इसे संगमरमर व लाल पत्थर से सजाया गया। दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई थी। मुख्य गुंबद सफ़ेद संगमरमर का था और मकबरे के इंटीरियर को पित्रा द्यूरा से सजाया गया था। खजाने की तलाश में कब्र की फर्श को रंजीत सिंह की सेना ने उखाड़ दिया और आज कब्र के चारों ओर ईंट का फर्श है। तो इनके मकबरे के साथ भी बड़ा बुरा वाक़या हुआ। तो इस हिसाब से 28 नंबर प्रश्न का हमारा विकल्प 3 सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन और तानसेन की बरादरी और खाने खाना आवास स्थित है? तो ये सब जो अवस्थित है ये सब फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। आपको बताऊं कि फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था ये 1568-69 ईस्वी में। सीकरी का निर्माण 1578-69 ईस्वी में आरंभ किया गया, जब सलीम की माता कछवाहा की राजकुमारी गर्भवती थी। बाद में गुजरात विजय के बाद इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। फतेहपुर सीकरी में कई सारे महल है। एक दीवाने आम है, दीवाने खास है, उसी के पास है आँख मिचौली। फिर यहाँ सलीम की माँ कछवाहा राजकुमारी मरियम उज जमानी यानी संसार की माँ, ये उपाधि भी उनको मिली है, तो उनका भी महल है। फिर यहाँ पंच महल है। फिर जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद की सबसे शानदार जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी की सबसे शानदार इमारत बोला जाता है। और इसी जामा मस्जिद के आंगन में शेख सलीम चिश्ती का मज़ार है। फिर जामा मस्जिद के एक और विशाल द्वार है जहाँ सीढ़ी चढ़कर पहुँचा जा सकता है। यही क्या है? बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय के स्मृति में 1573 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। तो क्लियर? तो ये जो हमारा 29 नंबर प्रश्न है इसका विकल्प ए सही जवाब हो गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे का स्थान ले लिया। दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था और आधे दाम को अधेला कहा जाता था। ये तीनों विकल्प सही है। और अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया। वास्तविक भुगतानों के उद्देश्य के लिए मानक बन गए। नहीं, ये कथन गलत है। ऊपर के तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की कि नूरजहाँ ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई? तो ये जो टिप्पणी है नूरजहाँ के बारे में कि नूरजहाँ ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल व सराय बनवाई, ये एफ पेलसार्ट नामक यूरोपीय यात्री की टिप्पणी है। फ्रांसिस्को पेलसार्ट, ये इनका पूरा नाम था। 1620-27 काल है इनका। एक डच व्यापारी थे और जहांगीर के काल में भारत आए थे। वह आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। अपने विवरण में उसने आगरा शहर, उसकी बनावट व नूरजहाँ के बारे में लिखा है। तो ये जो हमारा विकल्प प्रश्न था इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर।
कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन बोल रहा है नूरजहाँ से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। 1611 और 22 के दौरान नूरजहाँ ने अपना एक अलग दल जूटा बना लिया था, वह काफ़ी ताकतवर हो गई थी। ये कथन सही है, यानी कि एक गलत है और आर सही है। अब इसकी आपको व्याख्या चाहिए तो आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। जहांगीर ने नूरजहाँ को पहली बार मीना बाज़ार में नौरोज़ त्यौहार पर देखा था और उसके सौंदर्य पर फिदा हो गया, मुग्ध हो गया। 1611 ईस्वी में जहांगीर साहब ने उनसे विवाह कर लिया। नूरजहाँ का असली नाम मेहरुनिसा था। विवाहोपरांत उसे नूर महल या नूरजहाँ की उपाधि मिली। 1613 ईस्वी में नूरजहाँ को पट्टमहिषी या बादशाह बेगम बनाया गया। नूरजहाँ असाधारण व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता वाली स्त्री थी। जहांगीर ने शासन का समस्त भार उसी पर छोड़ रखा था। विवाहोपरांत नूरजहाँ ने नूरजहाँ गुट या जुंटा गुट का निर्माण किया। यह गुट मुगल दरबार में जहांगीर के विवाह के तुरंत बाद सक्रिय हो गया और नूरजहाँ का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसकी अनुमति के बिना शासन का कोई कार्य नहीं हो सकता था। पर यद्यपि नूरजहाँ राजनीतिक कृपा की प्राप्ति का एक स्रोत बन गई, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 1611 से 22 ईस्वी तक वह सक्रिय राजनीति में उतरी। जहांगीर के संस्मरण, जो जहांगीर ने अपना संस्मरण लिखा है, उसमें स्पष्ट है कि 1622 ईस्वी में बीमार होने वक्त तक राजकाज में वह गहरी रुचि लेता रहा था। इसके बाद जब महावत खां जैसे महत्वाकांक्षी सरदार सर उठाने लगे तभी नूरजहाँ राजनीति में उतरी, नहीं तो इससे पहले नहीं, 1622 तक नहीं। तो ये जो पहला विकल्प था कि नूरजहाँ के शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया, तो ये एकदम गलत है। 1611 में ही शादी किया था। 1622 ईस्वी तक ये जहांगीर सारे सब कुछ संभालता था, लेकिन जब वो बीमार पड़ गया तब नूरजहाँ राजनीति में उतरी 1622 के बाद। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, एकदम धूल गर्द वाला शहर कहा, जहन्नुमाबाद भी कह दिया, यानी कि नरक वाला। जहन्नुम मतलब नरक होता है तो और जन्नत मतलब स्वर्ग होता है, तो जहन्नुमाबाद कहते मतलब नरक वाला शहर बता दिया, एकदम तिरस्कृत कर दिया था। तो ये जो श्रेय है, ये श्रेय दिया था इन्होंने अहमदाबाद शहर को, जो कि आज काफ़ी विकसित है। तो इस शहर को इन्होंने ऐसा श्रेय दिया था। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल बादशाह अमीरों की कई प्रकार के दंड पताकाएँ प्रदान किया करते थे। मतलब मुगल बादशाह जो होते थे वो अमीरों को कई प्रकार के दंड पताकाएँ प्रदान किया करते थे, देते थे। शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया था? तो शाहजहाँ ने जो दंड पताका देने के लिए जो शामिल किया था वो किया था माही मरातिब। अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को काल क्रमानुसार सजाए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब देशी रियासतों के साथ जो जो संधि हुई थी उसमें से कौन सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, यानी कि हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है। जो सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले इसमें से हुई थी इलाहाबाद व करा की संधि, ये सबसे पहले हुई थी। और फिर हुई थी सालाबाई की संधि दूसरे नंबर पे। और फिर हुई थी 3 में आपको बताओ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि। और सबसे अंतिम में हुई थी बसीन की संधि 4 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी आपको बताओ 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी किसके किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और आलमगीर द्वितीय, ये सब थे। इस साइड से, एक साइड से, और दूसरी तरफ से अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव था। और ये सालाबाई की संधि हुई थी मराठा व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 17 मई 1782 ईस्वी के बीच। सालाबाई की संधि आपको बताओ 17 मई 1782 ईस्वी के बीच, 1782 ईस्वी में और के बीच हुआ था मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और बसई, ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ये 18 मार्च 1792 ईस्वी की हुई थी। ठीक। और सबसे अंत में जो है हमारा बसईन या बसई की संधि, ये 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। यह मराठा महासंघ के तोड़ने की दिशा में शानदार कदम था। मतलब कि ये अंग्रेज और
पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, बसैन की संधि। तो इस हिसाब से 35 नंबर प्रश्न का हमारा विकल्प ए नंबर 1 विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कूट का सही उत्तर बताएं। 3 तो भरने का जगह दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया वह डैश को पारित हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट डैश को पारित हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट डैश को पारित हुआ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता एक्ट जो है वो 24 जनवरी 1857 ईस्वी को पारित हुआ, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट जो है वो 18 जुलाई 1857 ईस्वी को पारित हुआ, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट 5 सितंबर 1857 ईस्वी को पारित हुआ। तो ये जो हमारा विकल्प 3 है ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि 24 जनवरी 1857, 18 जुलाई 1857 और 5 सितंबर 1857। निम्नलिखित शब्द किसके हैं? बड़े ही वर्तमान को भी चरितार्थ करने वाले शब्द है, बड़े ही पवित्र शब्द है कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। तो ये वर्तमान को भी चरितार्थ करते हैं। आज जो मजदूरों की स्थिति है बड़ी भयानक स्थिति है, देख के दिल द्रवित हो उठता है। तो इतने पवित्र और उच्च विचार जो थे वो हमारे स्वामी विवेकानंद साहब के थे। 38 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको पता AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह संगठन MN जोशी, लाला लाजपत राय व जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयत्नों से स्थापित किया गया था। तो जो हमारा 38 नंबर प्रश्न है इसका विकल्प 20 सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रेस से संबंधित कानूनों को कालानुक्रम में सजाए। तो मतलब जो सबसे पहले होगा उसको सबसे पहले लिखें। आपको बताया कि बढ़ते क्रम में ऐसे सवाल हमेशा होते हैं। तो ऑफिशियल इसमें सबसे पहला एक्ट होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11 ये आपको पारित हुआ था 1867 ईस्वी में सबसे पहले, और फिर इसके बाद जो पारित हुआ था ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट पारित हुआ था। ये जो पहला विकल्प है ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट ये आपको मैं बताऊं कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट जो था वो 1923, यानी ये जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट है ये 1923 ईस्वी में पारित हुआ था, और द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। मतलब द इंडियन प्रेस एक्ट है ये आपको बताओ 1910 में पारित हुआ था, और ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट है ये पारित हुआ था आपको बताओ कि ये 1923 में पारित हुआ था। और ये इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट जो है ये जो डी विकल्प है ये 1931 में पारित हुआ था। तो इस हिसाब से आपका विकल्प क्या होना चाहिए? CBAD यही ना। देखिए सबसे पहले सी जो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट ये हुआ था आपका 1867 में, फिर होना चाहिए बी द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में, फिर होना चाहिए ए यानी कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट्स यानी कि 1923 ईस्वी में, और फिर सबसे अंत में 1931 ईस्वी यानी द इंडियन प्रेस एक्ट CBAD होना चाहिए। पर आपके विकल्प में जो ये जो हमारा विकल्प दिया हुआ है इसमें CBAD कहीं नहीं है, ये CABD कर दिया है। तो ये इसका विकल्प एक भी विकल्प सही नहीं है, इसका विकल्प होगा CBAD। वैसे ऑफिशियल में ये 4th नंबर को विकल्प को सही माना था, पर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है जो कि आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 1867 ईस्वी में, और फिर उसके बाद द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में, और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट है ये 1923 में, और द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट है ये 1931 ईस्वी में। अब फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महावीर युद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? मतलब अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था आपको लॉर्ड लिनलिथगो ने। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊँ कि आरंभ
द्वितीय विश्व युद्ध का कब हुआ था? 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की मर्जी से उसे युद्ध में धकेल दिया भारतीयों को। लेकिन जब अंग्रेज की हालत बिगड़ने लगी तब 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव में जल्द ही वायसराय को सलाहकार काउंसिल के विस्तार की बात की गई और कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की बात की गई। दूसरा जो इसमें प्रावधान था कि युद्ध संबंधी विषयों पर विचार करने हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। फिर तीसरा जो था कि अल्पसंख्यकों को भरोसे में लिया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उसके साथ संवैधानिक विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब सब क्या बोल रहा है कि युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद, यानी कि धोखा देने की पूरी संभावना थी। अतः सभी प्रस्ताव युद्ध समाप्ति के बाद पूरे किए जाते। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश धोखेबाजी को भांप लिया और इस अगस्त प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की थी? तो भारत ने 60 के दशक में खाद्यान्न से संबंधित संकट के दौरान हरित क्रांति हेतु अमेरिका से तकनीकी सहायता प्राप्त की थी। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प 4 था वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हम अगर अगले प्रश्न की ओर देखें, जो हमारा 42 नंबर प्रश्न है कि भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भूमिपुत्रवाद जो है वो क्षेत्रवाद से संबंधित है। क्षेत्रवाद मतलब होता है अपने क्षेत्र या राज्य से प्रेम, दूसरे से अपने राज्य से कुछ ज़्यादा ही प्रेम और दूसरे से ज़्यादा ही नफरत। जबकि वास्तव में हमें अपने राज्य से प्यार होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरे के विनाश की भी कामना नहीं करनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमें माननी चाहिए। तो ये जो 42 नंबर प्रश्न है इसका जो विकल्प 2 है वो सही जवाब हो जाएगा। अब है 43 नंबर प्रश्न कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की और रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। तो ये दोनों के दोनों विकल्प सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। आपको बताओ कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, अतः सबके दबाव में ब्रिटिश PM चर्चिल को भारतीय से सहयोग प्राप्ति हेतु सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सद्भावना मंडल भारत भेजना पड़ा। तो ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये 22 मार्च 1942 ईस्वी को टीम के साथ पहुँचे और क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। तो क्रिप्स के नाम पर क्रिप्स मिशन पर गया और वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जोरदार समर्थक थे। भारत आने पर उन्होंने कहा कि जितना जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना हो। इस मिशन की मुख्य बातें: पहला, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु संधि की जाएगी। जब तक संविधान सभा का निर्माण न हो अंग्रेज ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। भारतीय शासन के अन्य विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे। इन सभी सुधारों के बदले भारतीय जनता युद्ध में सरकार का मदद करेगी। गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ये बहुत पूछता है यूसी नेट एग्जाम में। यानी कि गांधी जी के अनुसार, ये जो मैं इसको अंग्रेजी में आपके लिए सुना दूँ, इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। तो इस तरह क्रिप्स व कांग्रेस के मध्य समझौता नहीं हो सका। तो ये जो हमारा 43 नंबर प्रश्न था ये विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। 1791-92 ईस्वी में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो हमारा 44 नंबर प्रश्न है इसके बारे में बताओ कि राइट्स ऑफ मैन फ्रांसीसी क्रांति के विषय में लिखी गई पुस्तक है। इसकी रचना थॉमस पेन ने की थी। उनका जीवन काल है 1739 से 1809 ईस्वी। वह ब्रिटिश अमेरिकी राजनीतिक चिंतक व अमेरिकी राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? तो आपको थोड़ा सा पुनर्जागरण के बारे में बतला दूं कि फ्लोरेंस जो था वो पुनर्जागरण का केंद्र था। पुनर्जागरण या रेनेसा यूरोप में मध्यकाल में आए एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर
पूरे यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन के समय 14वीं से 17वीं शताब्दी का काल या 16वीं शताब्दी का काल माना गया है। इसका केंद्रीय तत्व मानववाद था। इसमें तर्क, जिज्ञासा प्रवृत्ति, कला साहित्य में मानववादी भावनाओं की अभिव्यक्ति शामिल थे। फलतः अनुसंधान और आलोचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास हुआ। अंततः पुनर्जागरण आंदोलन इटली से आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया और प्राचीन मानववादी चिंतन पुनः केंद्र में आ गई। तो यहाँ पर जो हम विकल्प की ओर गौर करेंगे तो ये पुनर्जागरण की विशेषताओं की ओर देखेंगे तो एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का आरंभ बिल्कुल सही है। देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों का अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को तेज की, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है कि पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों के में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। अरे भाई साहब, पुनर्जागरण में तो तर्क ने स्थान ले लिया। वैज्ञानिक चिंतन जब होने लगे, मानववादी भावनाएं आई, तो जब ये तर्क आएगा या जिज्ञासा प्रवृत्ति आएगी तो चर्च या धर्म कभी तो उसमें आगे आ ही नहीं सकता। ये तीसरा नंबर एकदम गलत है। और इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है, वह सिर्फ अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। तो इसमें विकल्प 3 हमारा गलत निकला। निम्न में से कौन प्रबोधन काल के दार्शनिक नहीं है? तो आपको बताओ कि यूरोप में 1650 के दशक से लेकर 1780 के दशक के काल को प्रबोधन काल कहते हैं। इस अवधि में पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक वर्ग ने परंपरा से हटकर तर्क पे, विश्लेषण और वैज्ञानिक स्वतंत्र पर जोर दिया था। पुनर्जागरण काल में विकसित हुई वैज्ञानिक चेतना ने तर्क और अन्वेषण की प्रवृत्ति में 18वीं शताब्दी में परिपक्वता प्राप्त कर ली। वैज्ञानिक चिंतन की इस परिपक्व अवस्था को प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, इमैनुएल कांट, रूसो, डेविड ह्यूम, डेनिस डिडरो आदि इस युग के मुख्य विचारक थे। और ये जो हर्बर्ट स्पेंसर दिया हुआ चौथा विकल्प, ये 19वीं सदी के दार्शनिक थे। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत की थी। मतलब जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। अभी भी कोरोना में जो नियमों का पालन करेगा, भले युवा हो या ओल्ड, कोई भी नियमों का पालन करेगा, घरों में रहेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई करेगा, सुरक्षित रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, वही जीवित रहेगा। तो ये जो 4th नंबर विकल्प है ये प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है। अब हम 47 नंबर प्रश्न की ओर रुख करें कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति E.H. कार साहब के। E.H. कार यानी एडवर्ड हैलेट कार, इन्हीं के दिए गए भाषण को एक किताब का रूप दिया गया है, व्हाट इज हिस्ट्री के रूप में। इतिहास क्या है, ये इनकी पुस्तक है। उन्होंने इसी रचना में इतिहास को वर्तमान व अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद कहा है। फिर इससे इसका उत्तर हो जाएगा E.H. कार यानी एडवर्ड हैलेट कार। और इसके अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताओ कि इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताए। बिल्कुल सही कथन है। इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उनको करेक्ट सत्य बताना चाहिए। इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होना चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है। बिल्कुल नहीं, इतिहासकार पक्षपात कर ही नहीं सकता। आप अगर किसी विशेष विचारधारा से आप ग्रसित है तो आप इतिहास लिखते समय उस प्रयोजन के लिए तथ्यों का चयन बिल्कुल ना करें। ये इतिहास के प्रति एक गंदा मजाक है कि आप किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित है और उसको आप लेने के लिए ज़बरदस्ती अपने तथ्य को सिद्ध करने के लिए उसी प्रकार की चीज़ों का कलेक्शन कर रहे हैं और बाकी सच को आप झुठला रहे, छाट रहे हैं। तो इस प्रकार का इतिहास लेखन करने से अच्छा आप घर में बैठ जाए। इतिहास उनके बस की बात नहीं है जो किसी खास विचारधारा को लेकर चलते हैं। इतिहास वस्तुनिष्ठता का विषय है। इतिहास में आपको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, आपको तर्कनिष्ठ होना चाहिए और साथ ही साथ आपको सबसे जो ज़रूरी बात है कि इतिहासकार को हमेशा जो होना चाहिए वो ये कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। मतलब इतिहासकार को हमेशा पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए और साथ ही साथ उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वह हमेशा तर्कनिष्ठ रहे और साथ ही साथ
वह किसी भी चीज़ का मतलब कि अपने मन का जो विचार है उसको उसमें शामिल ना करे, हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। इतिहासकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरा विकल्प, ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है। बिल्कुल, मान लीजिए कि अकबर, बीरबल या औरंगजेब या शिवाजी ये सब मर चुके हैं, तो हम इनके बारे में जो इतिहास लिखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वर्तमान के अनुसार से लिख दें, हमको उसी समय के अनुसार से इतिहास लिखना चाहिए, यानी कि इन लोगों के प्रति भी जवाबदेह होने चाहिए। उस काल को ध्यान में रख कर इतिहास लेखन करना चाहिए, एकदम निष्पक्ष लिखना चाहिए। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वाजिब कथन है। तो ये जो हमारा है विकल्प 2 इसका गलत है जवाब। 49 नंबर प्रश्न है कि ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। बिल्कुल सही कथन है कि ऐतिहासिक पद्धति में हम सूचना के स्रोतों की खोज करते हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और संश्लेषण और व्याख्या करते हैं। इसका तर्क बता रहा है कि ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। बिल्कुल, ये विज्ञान तो है नहीं, ये एक्चुअली में इतिहास कला और विज्ञान दोनों का संगम है। तो ये जो हमारा अभिकथन और तर्क दोनों सही है, पर तर्क जो है ना इससे अलग है, यानी कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा विकल्प 2 सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न सूची 1-2 का मिलान करने को कह रहा है और ये नाम दिया हुआ और उनके रचनाएं दी हुई है। ये प्रश्न बराबर पूछता है, इसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। हर एक बार जो मैं पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या लाता हूँ तो उसमें जो मैं जब बोलता हूँ कि पिछले ये मतलब कि लेखक वाले जो है, तो ये इसमें स्टूडेंट हमेशा फंसते हैं। तो पिछले 8-10 साल के जो प्रश्न पूछे रहते हैं सब में से नोट करते जाए, देखिएगा कुछ ना कुछ रिपीट होगा। तो विलियम डिल्थी जो है, इन्होंने ये जो हमारा विकल्प 3 है, हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री की रचना की थी। और फिर J.R. एल्टन साहब है, ये द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री की रचना की है, J.R. एल्टन साहब। और फ्रैंक एंकर स्मिथ, ये जो फ्रैंक एंकर स्मिथ है ये हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी रचना है। और थॉमस कून जो बच गए उनका ये रचना है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प जो 4 है ये हमारा सही जवाब है। तो इस तरह से हमने आज मध्यकालीन व आधुनिक भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। इसी तरह हम सारे वर्षों के प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे, जो जुलाई 2016 के बाद जो है सो दिसंबर 2016, फिर 17, 18, 19, यानी कि आपको इतिहास का पूरा रिवीजन करवाएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, हमेशा अंत तक देखिए और नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इसमें हमें पूरा का पूरा हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पूरे बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। इसी तरह और पिछले वर्षों के अन्य वीडियो देखने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए। वहाँ आपको पिछले 10 साल के प्रश्न मिल जाएंगे, यानी कि 500-600 प्रश्न, यानी कि इतिहास का पूरा रिवीजन। इसका मैं एक आपको सिंपल आइडिया बता रहा हूँ कि आप या तो डायरेक्ट स्क्रीन पर देखते हुए नोट डाउन करते जाए। अगर आपको इतिहास का रिवीजन करना है और आपको स्क्रीन पर देखना भी नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मतलब कि मैं थोड़ा आराम करते हुए इतिहास का रिवीजन करूं, तो आप आँख मूंद के बेड पे चले जाइए और बगल में ये हमारा लिस्ट प्ले करके ऑटो प्ले मोड में डाल के ये वीडियो प्ले कर दीजिए। आपको मैं इतनी बेहतरीन ढंग से व्याख्या करूंगा कि आपको सोते सोते आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम आप जानते हैं कि पेपर 1 जितना मुश्किल है तो उसको एकदम आसान भाषा में, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान अभिक्षमता हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, सबकी ढेरों वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ जाके उससे रिलेटेड वीडियो देखें, नोट डाउन करें और फ़ायदा उठाएं और सब इस बार JRF करें। और साथ ही साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और जलालुद्दीन खिलजी तक के वीडियो एकदम बेहतरीन तथ्यों को समेटे हुए मौजूद है। और
उनको जाइए, देखिए और अध्ययन करके लाभ उठाइए। और ये जो आपदा का समय है इसको अवसर में बदलिए, बार बार कहता हूँ। और ये आपके लिए JRF के लिए मौका है, तो एकदम इस मौका को चूकिए नहीं, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अब सब अपना अपना इस बार JRF पक्का लीजिए। सबको इस बार JRF ही करना है, क्योंकि हमको ढेर सारा समय मिला है और इस समय का हमको सदुपयोग करके अपने लक्ष्य में सफलता पाना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं इतनी ज़ोर से वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्रिप्शन करें कि आवाज़ यहाँ तक मेरे कानों में आनी चाहिए। और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 इतिहास के वीडियो एकदम आसान भाषा में तुरंत आपको मिल सके। तो इस तरह आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। हम अपने प्रसिद्ध नारे के साथ समाप्त करेंगे, अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।